रहने दे बेटा, माँ को छोड़। तू तो जा अपनी बीबी की ही तीमारदारी कर। राजमोहन जी ने बहुत धीमे से दांत दबाकर कहा था, लेकिन फिर भी अंत का शब्द जोरू का गुलाम सुमित के कानों में पड़ ही गया था। पत्नी आनंदी के साथ सुमित का हंसी ठिठोली करना, बैठकर बातें करना, अपने 4 माह के पुत्र मनु को गोदी में उठाना, उसका दुलार करना, सब बात पता नहीं क्या पिताजी को फूटी आंख नहीं सुहाती थी। अगर कभी आनंदी उसे फोन लगा लेती थी, कोई बात कर लेती थी, तब भी ताने की शिकार हो जाती थी। इतना भी क्या बात करने का शौक चढ़ा है, अपने कब्जे में रखना चाहती है अपने पति को। ऑफिस में भी चैन नहीं लेने देती। सुमित ने सोचा आनंदी को आज बाहर घुमा लाता हूँ। ऑफिस से उसने आनंदी को फोन किया था। आनंदी शाम को रेडी रहना, फिल्म देखने चलेंगे। शाम को जैसे ही घर में घुसा, देखा माँ करा रही थी। आनंदी उनकी सेवा टहल में लगी थी। अरे क्या हुआ माँ को? सुबह तक तो ठीक थी। और आनंदी तुम अभी तक तैयार क्यों नहीं हुई? इतनी मुश्किल से मूवी का टिकट बुक कराया है मैंने, न चाहते हुए भी उसके मुंह से निकल पड़ा था। सुमित का बस इतना कहना था कि घर में कोहराम सा मच गया था। हाँ बहू, तू जा, तैयार हो जा। मेरा क्या है, बुढ़ापे का शरीर है, कुछ ना कुछ कष्ट तो लगा ही रहेगा। तू जा पिक्चर देखा। हम तो अपने जमाने में कबहू कोई पिक्चर देखे नहीं गए। बस पूरी जिंदगी यह चूल्हा चौका सबकी तीमारदारी में बीत गई। सुलोचना जी की बड़बड़ शुरू हो गई थी। आनंदी ने माँ के हाथ में गरम हल्दी का दूध गिलास पकड़ाते हुए धीरे से कहा, आज रहने देते हैं, माँ की तबीयत ठीक नहीं है। और किचन में वापस चली गई थी। सुमित का दिमाग भन्ना उठा था। वो अच्छे से जानता था अचानक माँ की तबीयत क्यों खराब हो गई। मूवी का टाइम निकल जाने के बाद माँ एकदम चंगी हो जाएंगी। उसे मालूम था जाने क्यों माँ पिताजी को मेरा अपनी ही पत्नी के साथ मिलना जुलना, हंसना बोलना अच्छा नहीं लगता। इतना काम करती रहती है, सुबह से छोटा बच्चा भी तंग करता है, फिर भी दौड़ दौड़ के माँ पिताजी के साथ सभी कार्य उनके करती रहती है। अगर मैं उसकी थोड़ी सी सहायता कर देता हूँ तो जोरू का गुलाम। अगर उसकी तबीयत खराब है, मैं उसे दवाई निकाल कर देता हूँ, पानी का गिलास भर के उसके हाथ में पकड़ा देता हूँ तो जोरू का गुलाम। सबको गर्म रोटी खिलाने के बाद जब वो अकेले खाना खाने बैठती है, मैं उसके साथ बैठ जाता हूँ तो जोरू का गुलाम। रात में मनु के तंग करने पर मैं उसे गोद में लेकर बरामदे में घुमाने के लिए घूमने लगता हूँ ताकि आनंदी की नींद न टूट जाए, वो चैन से सो ले तो जोरू का गुलाम। बेचारी आनंदी दुखी हो जाती है। सुन सुनकर उसे ऐसा लगता है जैसे जोरू का गुलाम एक इल्जाम है जो उसके कारण मेरे ऊपर लगाया जाता रहता है। अरे भाभी जी, सुमित भैया पर क्या जादू किया है? आपने हमें भी सिखा दीजिए। सुमित के मित्रों की पत्नियां अक्सर उसे छेड़ती थीं। घर पर कई दावत होने पर सुमित आनंदी के साथ हर काम में लगा रहता था। माँ सारे रिश्तेदारों के सामने एकदम खींच कर कह देती थी, प्रभु जाने अनोखे की शादी हुई है इसकी और अनोखे की पत्नी मिली है इसे। पता नहीं पूरे खानदान में किस पर गया है, पक्का जोरू का गुलाम हो गया है। सुमित तो सुनकर हंस पड़ता था, लेकिन आनंदी का मन बुझ जाता था। अरे तुम ध्यान मत दिया करो ऐसी बातों की तरफ। जिसको जो कहना है वो कहता रहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो हमेशा आनंदी को समझाते हुए कहता था, अगर पत्नी पति का और पूरे घर का ख्याल रख सकती है तो पति को भी पत्नी का ख्याल रखना ही चाहिए। इसमें गलत या मखौल उड़ाने की कौन सी बात है? सुमित कहता है, पर मुझे हमेशा लगता है जैसे मैं गुनहगार हूँ, जैसे सब मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं कि अपने पति से कितना काम करवाती है, जैसे सास ससुर का घर का काम कर करके अधमरी हुई जा रही है, बेचारी बन जाती है। आनंदी दुखी हो कह उठती थी। आनंदी अब पलाश को खुद से दूर करने की कोशिश करने लग गई थी। कोई भी काम करने आता तो झगड़ा करने लगती थी। अब वो उससे ठीक से बात नहीं करती थी, चिढ़कर जवाब देने लगी थी। अपनी कोई भी समस्या उसे नहीं बताती थी। मनु को ज़्यादा से ज़्यादा अपने पास रखने लगी थी, क्योंकि माँ हमेशा सुमित को गोद में मनु का दुख ताने मारती थी, देखकर ताने मारती थी। बेचारा थका हारा ऑफिस से आया नहीं कि बच्चा थमा दी। सुमित आनंदी में हो रहे इस परिवर्तन को महसूस कर रहा था और क्षुब्ध हो रहा था। कैसे अपने ही माँ पिताजी को समझाए और कैसे अपनी ही पत्नी को समझाए। तेरे पिताजी तो कभी मेरे पास बैठकर मेरा हाल चाल नहीं पूछे, ना ही कभी मैंने उनसे अपनी कोई सेवा करवाई। तू छोटा था तो क्या मजाल जो कभी तुझे नहला धुला दें या खाना खिला दें। रात रात भर मैं सो नहीं पाती थी, तू इतना परेशान करता था, पर कभी तेरे पिता को मैंने नहीं कहा
तुझे सुलाने या चुप कराने के लिए। क्यों नहीं कहा माँ आपने, क्यों नहीं कहा था? आज बताइए ना, पर सोच कर सही कारण बताइएगा। सुमित भी आज कुछ ठान चुका था। अरे क्यों का क्या कारण है? पत्नियों का यही सब काम ही है। अपने काम करो और इल्जाम लगाने की कोई गुंजाइश ही न क्यों रहे। माँ ने तैश से कहा। शायद वो पलाश के साथ आनंदी को भी सुनाना चाह रही थी। पिताजी आप ही बताइए, माँ ने ये सब काम आपसे कभी क्यों नहीं कहे? क्योंकि यही इनका धर्म था। धर्म में पिताजी ने ठोस स्वर में कहा। और आपका धर्म, हम पतियों का धर्म क्या है? पिताजी आदेश देते रहना, आदेशों का पालन करवाते रहना। क्या माँ की इच्छा नहीं होती होगी कि उनकी तबीयत खराब होने पर आप उनके पास बैठे ख्याल करें, जैसे माँ आपकी तबीयत खराब होने पर करती हैं? क्या माँ की इच्छा नहीं होती होगी कि आप उन्हें कभी कभी अपने साथ अकेले बाहर घुमाने फिराने ले जाएं? होती होगी पिताजी, परंतु वो कहने से डरती रहीं। अपने पति से जिसके साथ उनका पूरा जीवन बंध गया, उससे ही अपने दिल की बातें छुपाती रहीं। संकोच और डर। अफसोस तो इस बात का है कि अगर माँ ने कभी कहना चाह कर भी कुछ नहीं कहा, तो पिताजी ने भी कभी समझा क्यों नहीं। अभी इस उम्र में भी माँ ही पिताजी का ख्याल रखती रहती हैं, पिताजी कभी नहीं रखते। अभी माँ की तबीयत खराब होने पर भी पिताजी उन्हें दवाई तक नहीं दे सकते। आप लोगों की इस गलती को मैं अपनी जिंदगी में दोहराना नहीं चाहता। मैं अपनी पत्नी के साथ काम करवाता हूँ, घूमता फिरता हूँ, इसमें बुरा क्या है? जो आप लोग हमेशा नाराज रहते हैं और सारा इल्जाम आनंदी पर लगाते रहते हैं। माँ अगर आप पिताजी के साथ कभी मूवी देखने नहीं गई तो क्या खानदान की परंपरा बन गई है? और आनंदी भी नहीं जा सकती? वो जाएगी, माँ जरूर जाएगी। आप लोगों का भी मन हो तो साथ में चलिए। चलो आनंदी, तैयार हो जाओ। इतना सोचोगी तो कभी जिंदगी जी नहीं पाओगी। कोई ना कोई इल्जाम तुम पर लगता ही रहेगा। समझी, मैं बाहर इंतजार कर रहा हूँ। कहता हुआ पलाश बाहर चला गया। थोड़ी देर बाद भी आनंदी के न आने पर वो जोर जोर से कार का हॉर्न बजाने लगा। अचानक उसने देखा आनंदी अकेले नहीं आ रही थी, उसके साथ माँ और पिताजी भी थे और छोटा मनु पिताजी की गोद में चढ़ा बैठा था। चकित सुमित जल्दी से उतरकर पिताजी के लिए कार का दरवाजा खोलने लगा। अरे बेटा, तूने सच कहा, जो बात होनी चाहिए थी नहीं हो पाई, अब हो सकती है। मैंने तो ध्यान नहीं दिया कभी कि तेरी माँ के लिए मुझे ये सब करना चाहिए। गलत परंपराएं चली आ रही थी। मेरा ये सोचना था कि बेटा बहू ज्यादा घुल मिल जाएंगे तो हम लोगों की तरफ ध्यान देना बंद कर देंगे। इसीलिए आनंदी बहू पर तेरे जोरू का गुलाम होने का इल्जाम लगाते रहते थे। क्यों, ठीक कह रहा हूं ना? मैं एक हाथ से मनु को गोद संभालते हुए और एक हाथ से माँ को सहारा देकर कार में बिठाते हुए पिताजी की बात सुनकर माँ हंसने लग गई। चलिए, अब आपकी बारी है जोरू का गुलाम बनने की। ये सुन सुमित भी आनंदी के साथ हंसने लगा था। अगर आप सभी को ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। आप अपने कमेंट करके भी हमें ज़रूर से ज़रूर बताएं। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।